हेलो बच्चों, क्या हालचाल आपके। मैं संजय चौहान आपके लिए आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स की आत्मा पर आपके लिए एक वीडियो लेकर आया हूँ। और आज से ही जो है हमारी जो क्लास 12 की इस साल की जो जर्नी है वो स्टार्ट होने वाली है। तो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि कौन कौन से टॉपिक्स या टॉपिक्स के बारे में अगर हम चर्चा नहीं करें तो हम एक मैक्रो लेवल पे अगर बात करें तो हम यूनिट्स के यहाँ पे बात करेंगे, कौन कौन सी यूनिट्स जो आपकी है वो रहेगी। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला आपका है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं ना। ठीक है, सेकेंड वाला जो है करंट इलेक्ट्रिसिटी है। करंट इलेक्ट्रिसिटी हम पूरा इसमें पढ़ेंगे, इसमें आपका ओम्स लॉ वगैरह, रेजिस्टेंस, सेल्स है ना, इंटरनल रेजिस्टेंस है ना, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। उसके बाद आपका मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड मैग्नेटिज्म। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट हम इसमें स्टडी करेंगे। और मैग्नेटिज्म है ना, जितने भी मैटर्स होते हैं जिनके पास बिहेवियर होता है मैग्नेटिज्म का, वो सब हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, इसका बाद यूनिट नंबर 4 जो है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जिसपे इंडक्शन मोटर हमारी बेस्ड होती है ना, फेराडेस लॉज इसमें हम पढ़ेंगे। ठीक, तो ये EMF वगैरह इसमें हम पढ़ने वाले हैं। उसके बाद अल्टरनेटिंग करंट भी हम इसमें पढ़ेंगे, आपका AC करंट है ना, डिफरेंस भी देखेंगे AC करंट और DC करंट में क्या डिफरेंस होता है। नेक्स्ट आपका है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यानी कि EMW भी हम इसमें पढ़ने वाले हैं, जो आपकी 7 टाइप्स की होती है, लाइक गामा रेज है ना, इंफ्रारेड्स और रेडियो वेव्स, लाइट वेव्स, सभी इसमें हम पढ़ेंगे। उसके बाद आपका आता है ऑप्टिक्स। ठीक है, तो ऑप्टिक्स जो आपका है यूनिट नंबर 60, आपके फिजिक्स की सबसे बड़ी यूनिट अगर आप बोलोगे तो वो हो जाएगी आपकी ऑप्टिक्स। ठीक है, ऑप्टिक्स में आप पहले रे ऑप्टिक्स पढ़ेंगे, जिसमें आपका मिरर, लेंसेस, प्रिज्म, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, मिरर फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला, तो एक्सेट्रा बहुत सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ने वाले हैं। उसके बाद इसमें हम वेव ऑप्टिक्स भी पढ़ेंगे, जिसमें कुछ फिनोमिना जैसे आपका डिफ्रेक्शन वगैरह, ये चीज़ें हम इसमें पढ़ने वाले हैं। उसके बाद यूनिट नंबर 7 है आपकी ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन। ठीक है, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, ये भी हम इसे पढ़ेंगे कि जो मैटर का ड्यूअल नेचर जो होता है, यानी कि ये कहीं पे पार्टिकल की तरह बिहेव करता है और कहीं पे ये वेव की तरह बिहेव करता है। ठीक है, ये अपन इसमें पढ़ेंगे। उसके बाद आपका है यूनिट नंबर 8, इसमें एटम और न्यूक्लियाई हम पढ़ेंगे, जो आप केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, आपकी 11th केमिस्ट्री में आप इसको पढ़ते हैं। और 9th जो आपका लास्ट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हम इसमें पढ़ेंगे, मीन्स इसमें हम सेमीकंडक्टर्स, आपका P टाइप, N टाइप सेमीकंडक्टर, ट्रांजिस्टर्स, लॉजिक गेट्स। वैसे तो इस साल लॉजिक गेट रिड्यूस हो गया है, तो जो भी टॉपिक रिड्यूस रहेंगे उसको हम नहीं पढ़ेंगे, लेकिन जो हमारे सिलेबस में रहेंगे उसको हमको पढ़ना है। ओके, तो बच्चों इसको मैं रफ कर देता हूँ, क्योंकि हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है बच्चों, आप ध्यान से समझते जाना है ना। सबसे पहले हम बात करते हैं, सबसे पहला टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, तो थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है, ये 2 वर्ड से मिलकर बना है। एक तो इलेक्ट्रोम बना है आपका इलेक्ट्रिक से, और इलेक्ट्रिक को अपन यहाँ पे चार्ज भी बोल सकते हैं ना, क्या बोल सकते हैं, चार्ज। और स्टैटिक्स यानी कि जो स्टैटिक शब्द होता है, स्टे मतलब रुका हुआ। ठीक है, यानी कि ऐसा चार्ज या ऐसी इलेक्ट्रिसिटी जो रुकी हुई है उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो फिजिक्स की एक ऐसी ब्रांच जिसको हम डील करते हैं रेस्ट चार्ज के साथ, जो चार्ज रेस्ट में होता है। ठीक है, ऐसा चार्ज कहाँ से आता है, तो देखो ये चार्ज जो होता है वो हमको माइक्रो लेवल पे आपको इसको देखना पड़ेगा। माइक्रो लेवल का मतलब ये होगा कि यहाँ पे जो चार्जेस होते हैं वो आपको सीन नहीं होते, दिखाई नहीं देते हैं, इसको सिर्फ फील किया जाता है ना। जैसे हम रबिंग करते हैं, रबिंग करने पे क्या होता है, जैसे आप एक सूखे कंघे को लेकर आप सूखे बालों पर उसको रबिंग कीजिए। रबिंग करने पे हम देखते हैं कि छोटे छोटे जो स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर होते हैं वो क्या हो जाते हैं, उसमें चिपक जाते हैं। ठीक है, तो उस कंघी में क्या होता है, उस कोम्ब में क्या होता है, जब आप बालों के साथ उसको रगड़ते हैं तो रगड़ने पर उसमें कुछ चार्ज आ जाता है। ठीक है, चार्ज कैसा होता है, स्टैटिक होता है। कैसा होता है, स्टैटिक, जो फ्लो नहीं हो सकता। तो स्टैटिक होता है तो आप उसको फ्लो नहीं करवा सकते, लेकिन वो चार्ज क्या करता है, अपने से छोटे ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है।
ठीक है। तो यहाँ से वर्ड आता है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक में सबसे पहले वर्ड आता है आपका चार्ज, और इसको हम क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज। आप इसको इलेक्ट्रिक चार्ज बोल सकते हैं, ठीक है, चार्ज इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक। तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, तो चार्ज जो होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का, चार्ज इज अ फंडामेंटल इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर लाइक मास, ठीक है बच्चों। आप ऐसा बोल सकते हैं चार्ज इज अ फंडामेंटल इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर लाइक चार्ज। जिस टाइप से किसी भी मैटर में मास होता है, उसी तरीके से मास जो होता है वो फंडामेंटल एक पार्टिकल होता है उसका, मतलब उसको फंडामेंटल अपन बोल सकते हैं, पार्टिकल की जगह हम बोल देंगे उसको कि उसकी एक प्रॉपर्टी होती है मास। उसी टाइप से चार्ज भी उसकी एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है, मतलब जो चार्ज होता है वो भी मास की तरह क्या होता है, एक फंडामेंटल इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है किसी भी मैटर की, ठीक है। अब चार्ज की बात करेंगे तो चार्ज कितने टाइप्स का होता है, तो चार्ज जो हो सकता है वो अतः होता क्या है, इसको कैसे आप बताएंगे, तो जो आपका इलेक्ट्रॉन होता है ना, इलेक्ट्रॉन जो होता है आपका किसी भी बॉडी पर, जब इलेक्ट्रॉन मतलब हम जब किसी बॉडी को रबिंग करते हैं, दो बॉडीज को आपस में रबिंग करते हैं, तो रबिंग करने पर एक बॉडी में से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरी बॉडी में चल जाते हैं ना। हम इसका इलेक्ट्रॉनिक जो मेथड होती है वो हम अभी पढ़ेंगे किसकी, चार्ज की, है ना। चार्ज कहाँ से जो होता जनरेट होता है, इसकी जो ओरिजिन क्या होती है, तो वो हम पढ़ेंगे कि जो आपका कोई सा भी ऑब्जेक्ट होता है वो किससे कंसिस्ट होता है, तो वो एटम से कंसिस्ट होता है। जो एटम्स होते हैं उनके पास एक न्यूक्लियस होता है ना, जितना भी उसका वेट होता है सारा न्यूक्लियस के पास होता है। न्यूक्लियस या न्यूक्लियाई जो होता है उसके पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं ना, उसके इनसाइड में क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और बाहर जो होता है आउटर शेल्स जो होती है ना, स्टैटिक आउटर शेल्स जो होती है, उसमें जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं वो रिवोल्यूशन करते रहते हैं। अब इनमें से भी जो पास वाले जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि जो ऑर्बिट्स होती है पास वाली, किसके पास वाली, न्यूक्लियस के पास वाली, तो वो वाले इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो एक अट्रैक्शन फोर्स से बाउंड होते हैं, और वो अट्रैक्शन फोर्स जो होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स होता है। और जो ऑर्बिट दूर होती है, न्यूक्लियाई से क्या होती है, दूर होती है, तो उसमें भी जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो भी रिवोल्यूशन करते हैं। तो दोनों इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, रिवोल्यूशन कर रहे हैं। जैसे ये आपका हो गया न्यूक्लियाई और ये पूरा एटम हो गया। अब इसकी जो सेल्स होती है, तो बहुत सारी सेल्स होती है इसमें, ठीक है, ये ऑर्बिट है इसकी, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, यहाँ पे लगा रहा है, रिवोल्यूशन कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन। तो जो पास वाला इलेक्ट्रॉन है ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स से बाउंड होता है। किससे होता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स से ये बाउंड होता है, इसलिए इस इलेक्ट्रॉन को हम बोल देते हैं बाउंड इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं इसको, बाउंड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। फिर बात करते हैं जो इससे बहुत दूर होता है, तो ये जो दूर इलेक्ट्रॉन होता है इसका जो फोर्स होता है वो वीक अट्रैक्शन फोर्स होता है ना, वीक अट्रैक्शन फोर्स होता है। तो जो वीक अट्रैक्शन फोर्स है, इस वजह से इस इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोल सकते हैं, इसको बोल देते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। क्या बोल देते हैं इसको, फ्री इलेक्ट्रॉन। तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, इस फ्री इलेक्ट्रॉन को अगर आपने थोड़ी सी भी एनर्जी दे दी, इस फ्री इलेक्ट्रॉन को आपने बिल्कुल जरा सी एक्सटर्नल एनर्जी अगर आप इसको प्रोवाइड करते हो, तो एक्सटर्नल एनर्जी से ये क्या करता है, इससे बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो ये बाहर निकला, इसका मतलब ये होगा आपने फ्रिक्शन करवाया, दो ऑब्जेक्ट को फ्रिक्शन करवाया, तो भी ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन, जिसके पास वीक अट्रैक्शन फोर्स है या वीक न्यूक्लियर फोर्स तो अंदर रहेगा, ये तो अट्रैक्टिव फोर्स है ना। तो ये जो वीक अट्रैक्टिव फोर्स है या अट्रैक्शन फोर्स है, ये बहुत वीक होता है, इसलिए इसको हम थोड़ी सी एनर्जी से क्या कर सकते हैं, फ्री करवा सकते हैं। तो जब रबिंग होती है तो दो ऑब्जेक्ट में से एक में से इलेक्ट्रॉन निकलता है और दूसरे के पास चला जाता है। तो इलेक्ट्रॉन का सिर्फ ट्रांसफर होता है, इलेक्ट्रॉन जनरेट नहीं होता है ना। जिस टाइप से एनर्जी होती है, एनर्जी नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, सेम चार्ज नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय वाला फॉर्मूला इस पे भी अप्लाई होता है, यानी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज होता है, ठीक है। जैसे मास कंजर्वेशन होता है, ऐसे ही चार्ज का भी क्या होता है, कंजर्वेशन होता है। तो यहाँ पे जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यही इनको हम यहाँ से फ्री करवा सकते हैं थोड़ी सी भी एक्सटर्नल एनर्जी देकर, ठीक है। तो ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। तो इलेक्ट्रॉन को ही आप चार्ज बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन ही आपका चार्ज है, इलेक्ट्रॉन ही क्या है, चार्ज, ठीक। बस आप एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे चार्ज ले जाओ। जैसे आपने एक
ग्लास रोड ली, एक एबोनाइट रोड ली, ठीक है। तो ग्लास रोड और एबोनाइट रोड को जब हम रबिंग करवाएंगे तो ग्लास रोड से कुछ इलेक्ट्रॉन्स, मान लो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, इसके पास इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, है ना। किसी भी ऑब्जेक्ट के पास जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं। तो मान लो इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी कितने 10 इलेक्ट्रॉन है, ओके, दोनों पास 10 इलेक्ट्रॉन है। अब मान लो रबिंग करवाई दोनों में, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकले और 2 इसके ऊपर चले गए। अब इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने बचे, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन बचे 5, 2 निकले ना, 8 बचे इसके पास, ठीक है। इसके पास होगा 12, इसके पास हो गए 8, इसके पास हो गए 12। इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन का सिर्फ ट्रांसफर हुआ किसकी वजह से, रबिंग करने की वजह से। तो ये आपका हो गया नेगेटिवली चार्ज और ये हो गया पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है। तो चार्ज जो होता है 2 टाइप्स का होता है, सिर्फ उसको आप एक जगह से दूसरी जगह से ले जा सकते हो, बाकी आप उसको क्रिएट नहीं कर सकते हो, डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते। तो अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ चार्ज की, ठीक है। देखिए आप कॉन्सेप्ट समझिए, चार्ज क्या होता है, ठीक है। अब जो चार्ज होता है तो ये कितने टाइप्स का होता है, ये 2 टाइप्स का होता है। कितने टाइप्स का होता है, 2 टाइप्स का। पहला होता है आपका पॉजिटिव चार्ज और सेकंड होता है आपका नेगेटिव चार्ज, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, ठीक है। कहीं पे आप पढ़ोगे तो आपको 3 चार्ज बता देंगे, तो वो थर्ड वाला चार्ज क्या रहेगा, तो उसको अनचार्ज बोल देंगे। क्या बोल देंगे, अनचार्ज। देखो मैं उसका एग्जांपल देता हूँ आपको। जैसे ये आपका ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन 816, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिखा ऑक्सीजन, यहाँ पे लिख दिया ऑक्सीजन -2, यहाँ पे लिख दिया ऑक्सीजन +2, ठीक है। बताओ इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने। तो आपको पता होगा किसी भी ऑब्जेक्ट में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन, है ना। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। लेकिन इसको किसी भी प्रोसेस के द्वारा इसके पास -2 चार्ज, इसके ऊपर क्या -2 चार्ज है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके पास प्रोटॉन तो 8 है, लेकिन इलेक्ट्रॉन इसने क्या कर दिए, 2 किसी से ले लिए, है ना। तो इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ठीक है। फर्स्ट वाली कंडीशन, ये वाली कंडीशन की अगर बात करोगे तो 8 प्रोटॉन 8 इलेक्ट्रॉन, इसलिए ये अनचार्ज्ड है ना। इसको क्या बोल देंगे अपन, अनचार्ज्ड, ठीक। इसके पास क्या हुआ कि प्रोटॉन की वैल्यू तो वही रहेगी, क्योंकि प्रोटॉन चेंज नहीं होता है। चेंज कौन होता है, इलेक्ट्रॉन चेंज होते हैं। कौन चेंज होता है, इलेक्ट्रॉन। इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, सॉरी इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, ठीक है। तो इसका इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 10, -2 इसलिए साइन इसमें बता रहा है। पॉजिटिव 2 क्या है, इसने 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिए, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन इसने किसी को दे दिए, तो क्या हुआ, प्रोटॉन तो 8 रहेंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने जाएंगे, 6। तो ये हो जाएगा आपका नेगेटिवली चार्ज और ये हो जाएगा आपका पॉजिटिव, ठीक है। पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको जो होते हैं, ये 0 चार्ज हो गया, ये आपका नेगेटिव चार्ज हो गया और ये आपका पॉजिटिव चार्ज हो गया। इस तरीके से किसी ऑब्जेक्ट को हम बता सकते हैं किसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है या किसके पास इलेक्ट्रॉन कम है, ठीक है। बाकी बेसिकली हम ये बताएंगे कि जो चार्ज होता है वो 2 टाइप्स का होता है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। अब इसमें ऑब्जेक्टिव आप ये याद रखना कि लाइक चार्जेस क्या करते हैं, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, ठीक है। और अनलाइक चार्जेस, है ना, पहला पॉइंट तो क्या याद रखेंगे, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। तो जैसे प्लस क्या करेंगे, तो ये करेंगे रिपेल, क्या करेंगे, रिपेल। नेगेटिव ये भी रिपेल करेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव ये अट्रैक्ट करेंगे, क्या करेंगे, ये अट्रैक्ट। और नेगेटिव पॉजिटिव ये भी क्या करेंगे, अट्रैक्ट ही करेंगे, क्या करेंगे, ये अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो इस टाइप से आपको ये ऑब्जेक्टिव में याद रखना है, आप ऑब्जेक्टिव पूछ सकते हैं, ठीक। अब बात करते हैं हम कि इसकी यूनिट क्या होती है, चार्ज की यूनिट क्या होती है। तो चार्ज की जो यूनिट होती है वो होती है, चार्ज की यूनिट होती है इसकी, वो आप 1 वर्ड में रख सकते हैं, कूलम। क्या होती है, कूलम इसकी यूनिट होती है। और एक यूनिट होती है, ये ऐसा यूनिट में बात कर रहा हूँ मैं, है ना, सबसे ज़्यादा पूछी जाती है आपसे ऐसा यूनिट। एक और होती है, तो आप उसको याद रखना है तो आपको करंट का फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक करंट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है चार्ज अपॉन टाइम, ठीक है। तो यहाँ से चार्ज को आप सब्जेक्ट बनाइए, चार्ज इक्वल्स टू हो जाएगा, टाइम इधर जाएगा तो करंट
इंटू टाइम, ठीक है। तो चार्ज इक्वल्स टू हो जाएगा करंट इंटू टाइम। तो करंट की यूनिट होती है एम्पियर और टाइम की यूनिट होती है सेकंड। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी एक यूनिट और हो गई एम्पियर इंटू सेकेंड। तो ऐसा ही यूनिट सिस्टम में चार्ज की यूनिट जो होती है वो फर्स्ट होती है कूलम और सेकंड होती है एम्पियर इंटू सेकेंड, ठीक है। इसके अलावा सीजीएस में भी होती है इसकी, ठीक है। एक ईएसयू भी होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होती है एक, और एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट होती है। चलो वो बता देता हूँ मैं आपको, है ना, वो भी जनरल नॉलेज के लिए अपने को याद होना चाहिए। चार्ज की और यूनिट भी होती है, तो अदर यूनिट ऑफ चार्ज, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम बात करते हैं, एक तो फेराडे होती है। कौन सी होती है? फेराडे। तो 1 फेराडे इक्वल्स टू क्या होता है? तो 10 टू द पावर, नहीं बोलेंगे इसको, 96,500 कूलम के बराबर ये होती है ना, इसके बराबर होती है, कूलम के बराबर ये होती है। ओके। सेकेंड होती है 1 कूलम इक्वल्स टू आपकी 3 इंटू 10 टू द पावर, ये वाला आपको याद रखना है, ठीक है। सीजीएस में इसको याद रखना है। 1 कूलम इक्वल्स 3 इंटू 10 टू द पावर 9 ESU। अब ESU क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, है ना। तो 1 कूलम के इक्वल्स होती है 3 इंटू 10 टू द पावर 9 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। इसके अलावा और भी होती है 1 EMU होता है। अब EMU क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट भी होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या होती है? तो इसकी होती है 10 कूलम के बराबर। किसके बराबर? 10 कूलम के बराबर, ठीक है। तो 10 कूलम के बराबर यूनिट हो गई। तो अगर आप इसको ESU में चेंज करोगे, ESU में, तो आप इसको लिख सकते हो 1 EMU इक्वल्स टू 3 इंटू 10 टू द पावर 10 ESU, ठीक है, इसमें लिख सकते हो। तो बच्चों थोड़ा सा आप कंफ्यूज जरूर हो गए होंगे यहाँ पे, है ना, ठीक है। तो आपको ये वाली याद रख लेनी है, ठीक है, ये याद रख लेना आप, तो आपका काम हो जाएगा। ये मैंने जनरल नॉलेज के लिए आपको बता दी। और बाकी अगर सबसे बड़ी यूनिट की अगर आप बात करोगे, तो सबसे बड़ी यूनिट होती है आपकी फेराडे, ठीक है, सबसे बड़ी यूनिट होती है फेराडे। उसके बाद उससे छोटी होती है आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, उससे छोटी होती है आपकी कूलम, है ना, जो ऐसा यूनिट होती है। और इन सबसे छोटी होती है ESU, इसको CGS, ये CGS यूनिट, ये SI यूनिट, इन दोनों को भले मत याद रखना, ठीक है, इसमें अपना काम हो जाएगा। तो इस तरीके से इस वीडियो में तो अपन ने जो है चार्ज के बारे में, फंडामेंटल चार्ज, टाइप्स ऑफ चार्ज, यूनिट, अच्छा डायमेंशन फॉर्मूला और निकाल लेते हैं इसका। डायमेंशन फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट होता है, आप 11th में निकालना सीखते हैं, ठीक है। देखो मैं बताता हूँ आपको डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ चार्ज, ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज का डायमेंशन फॉर्मूला कैसे फाइंड करेंगे? तो देखो सबसे अच्छा तरीका तो ये होता है कि आप इसको निकालना सीखें, ठीक है, फॉर्मूले को क्या करें? निकालना सीखें। तो कैसे निकालोगे? ये सिंपल सा है, इससे निकाल लो आप, इस फॉर्मूले से। चार्ज, ये करंट वाला फॉर्मूला, ये याद होना चाहिए हम लोग, करंट वाला, ठीक है। करंट का चार्ज अपन टाइम, चार्ज से हो जाएगा टाइम का जाएगा, तो करंट इंटू टाइम हो गया। करंट का हो गया एम्पियर, टाइम का हो गया सेकेंड। अब एम्पियर को क्या लिखते हो आप? एम्पियर को लिखते हो ये, और सेकेंड को लिखते हो आप T, ठीक है, डायमेंशन में। अब देखो इनके साथ कौन नहीं है? इसका था M नहीं है तो M0, L नहीं है तो L0, T की पावर 1, A की पावर 1। तो ये डायमेंशन फॉर्मूला जाता है चार्ज का, ठीक है बच्चों। तो मैं आशा करता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे समझ में आएगा। इसके नोट्स ये वीडियो के बाद ही आपको, जैसे आप मैं यहाँ से बोलना बंद करूँगा, आपका जो है नोट्स आपके स्टार्ट हो जाएंगे, और उसके आगे के जो वीडियोस है वो भी मैं आपको प्रोवाइड करता होगा, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।